जापान को चाहे ही उगते सूरज का देश कहते हों, लेकिन डरावनी कहानियों और अर्बन लेजेंड्स में इसका अपना ही एक अलग रुतबा है। और यही कारण है कि मैं भी अपने चैनल पर जापानीज स्टोरीज को बार बार फीचर करता रहता हूँ। खैर, आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ डरावनी जापानीज अर्बन लेजेंड्स के बारे में। तो बिना देर किए हाजिमे माशो। दारुमा-सान या बाथ गेम एक काफ़ी पुराना खेल है जिसे खेलना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं। हालांकि आप इससे बड़े से बड़ा इनाम भी जीत सकते हैं। लेजेंड के अनुसार एक साधारण सा रिचुअल करके आप दारुमा-सान नामक एक भूत को बुला सकते हैं जो आपके साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलेगी। आप आगे और वो पीछे, आप आगे वो पीछे, और जीतने पर आपको कमाल के सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मगर ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं। यदि आप खेल खेलने का फैसला करते हैं तो बहुत सारी बुरी चीज़ें आपके साथ घट सकती हैं, जिनमें मौत भी शामिल है। खेल के नियम कुछ इस प्रकार हैं। पहला नियम, आपको बाथरूम में एक बाथटब की ज़रूरत होगी। और दूसरा, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति इस खेल को खेल सकता है। लेकिन चिंता ना करें, आप वास्तव में अकेले नहीं खेलेंगे। स्टेप 1, रात होने का इंतज़ार करें। स्टेप 2, घर की सारी लाइट्स बंद कर दें और बाथटब को पानी से भर लें। स्टेप 3, अपने कपड़े उतारें और टब में बैठ जाएं। ध्यान रहे, आपका चेहरा नल की तरफ होना चाहिए। चौथा स्टेप, आंखें बंद करें और बालों को धोना शुरू कर दें। बाल धोने के साथ साथ दोहराते रहें, दारुमा-सान नीचे गिर जाओ, दारुमा-सान नीचे गिर जाओ। ऐसा बोलते हुए अपनी आंखें किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी मत खोलिएगा। पांचवा स्टेप, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आपको दिमाग में एक औरत की छवि दिखेगी जो बाथटब में आपके पीछे ही खड़ी होगी। वो औरत फिर अचानक से फिसलेगी और मुंह के बल नीचे टकरा जाएगी, जिससे उसकी दाहिनी आंख भी फूट जाएगी। स्टेप 6, अगर इस मानसिक छवि के बाद आपको अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो तो ना ही अपनी आंखें खोलें और ना ही मुड़कर देखें। इसके बजाय जोर से पूछें, तुम गिरे क्यों? सातवां स्टेप, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद बाथटब से बाहर निकलें और खुद को सुखा लें। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें कि आप बाहर निकलते समय फिसलें नहीं। आठवां स्टेप, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तुरंत बाथरूम से बाहर निकलें और दरवाज़ा पीछे से बंद कर दें। ध्यान रखें कि कोई भी लाइट चालू ना करें और बाथटब में पड़े पानी को भी सुबह तक बाहर ना निकालें। स्टेप 9, सो जाएं। रिचुअल अब पूरा हो चुका है। अगली सुबह उठते ही खेल शुरू हो जाएगा। दारुमा-सान की भूतिया आकृति पूरा दिन आपका पीछा करती रहेगी। आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि उसके लंबे काले बाल हैं और उसने पुराने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। इनके अलावा उसकी दाहिनी आंख भी खून से लथपथ होगी। दिन भर में आपको कभी कभार एहसास होता रहेगा कि दारुमा-सान आपके पीछे ही खड़ी है, और जब आपको ऐसा लगे तो तुरंत अपने राइट शोल्डर की तरफ देखिए। अब जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो शायद वो आपको दिखाई ना दे, मगर जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वो आपके करीब, बहुत करीब आती रहेगी। उसे खुद को छूने मत देना। यदि आपको लगे कि वह बहुत पास आ गई है तो पंखे की तरह हाथ चलाते हुए चिल्लाएं, तुम मरो, तुम मरो, मतलब रुक जाओ, और ऐसा कहते ही वहां से भाग जाएं। अब इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जितनी बार आप तोमारू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसका असर भी कम होता चला जाएगा। अब ये खेल तब ही खत्म होगा जब आपको अपने दाहिने कंधे पर दारुमा-सान की एक झलक मिलेगी, और जैसे ही आपको वो दिख जाए तो तुरंत बोलिए, कीता, मतलब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अगर आप ऐसा आधी रात होने से पहले कर लेते हैं तो मुबारक हो, आप बाथ गेम जीत चुके हैं और मनचाहा सौभाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए।
अगर आप उसे आधी रात से पहले पहले देखने में असफल रहे मगर फिर भी आपने जानबूझकर उसे पकड़ने का दावा किया तो मुझे डर है कि आप बाथ गेम हार चुके हैं। दारुमा-सान अब आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे आप कितनी भी दूर क्यों ना भाग लें, वो हमेशा आपके ही पास रहेगी और अंत में आपको नींद की ज़रूरत तो होगी ही। यही वो वक्त होगा जब दारुमा-सान या तो आपको जिंदा पकड़ लेगी या फिर आपके सपने में, और जब ऐसा होगा तो खेल खत्म हो जाएगा। मैं एक दोपहर ओइता प्रीफेक्चर में अकेला हाइकिंग कर रहा था और इससे पहले कि मुझे रियलाइज होता, सूरज ढलना शुरू हो गया। मेरे लिए अपनी कार तक वापस पहुंचना अब लगभग नामुमकिन था क्योंकि ऐसा करने पर बीच रास्ते में ही अंधेरा गहरा जाता। मैंने फैसला किया कि बेवजह जंगल में भटकने के बजाय पास ही के एक टाउन में किसी होटल में रात बिता लेता हूँ। मुझे एक छोटे से ब्रिज के बारे में पता था जो घाटी के ऊपर से गुजरकर पास ही के एक टाउन को जोड़ता था। घाटी खुद बेहद गहरी और दोनों तरफ से तीखी ढलानों वाली थी। हालांकि इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट कूदकर सुसाइड करने वालों के लिए एक हॉटस्पॉट से कम नहीं था। जो लोग बिना दर्द सहे मरना चाहते हैं वे यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये काफ़ी दुखद है, पर देश भर में ऐसी और भी अनेकों जगह हैं जहां लोग ऐसे कदम उठाते हैं। शायद आपने ओकिगाहारा के जंगल के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। हैरानी की बात यह भी है कि लोग ब्रिज से कूदने के बजाय हर बार आधा किलोमीटर पहले ही सुसाइड कर लेते हैं और उनकी लाशें हमेशा वहीं से मिलती हैं जहां बाकी जंपर्स की मिली थीं। खैर, मैं तेजी से अंधेरा होने से पहले पहले ब्रिज की तलाश में घने पेड़ों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा था और कुछ दूर जाने पर मुझे पुल मिल ही गया। भगवान का शुक्र है, मैंने सोचा। मैं थक चुका था। ये हाइकिंग करने का आइडिया बड़ा बुरा साबित हुआ। लेकिन रुको, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं इस पुल पर से तकरीबन 2 बार पहले ही गुजर चुका हूँ और यहाँ तक मुझे याद है इसके दोनों छोर पर एक एक मंदिर था, शायद बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए और उसे पार कर रहे लोगों की रक्षा के लिए। अब हो सकता है कि मंदिर को ब्रिज से हटा दिया गया हो क्योंकि ये लग तो बिल्कुल वैसा ही रहा है जिसे मैं पहले भी पार कर चुका हूँ। या ऐसा भी हो टाउन टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया हो और स्थानीय लोगों ने नया ब्रिज बना दिया हो। पर मैं नहीं चाहता कि मैं इस पे चलूं और ये मुझे किसी और ही जगह पहुंचा दे। तो मैंने थोड़ी दूर और चलने का फैसला किया और तकरीबन आधे किलोमीटर पर मुझे मंदिर वाला वो ब्रिज मिल ही गया। अब पूरे दिन का थका हुआ मैंने तेजी से ब्रिज पार किया और टाउन में बने एक गेस्ट रूम के मालिक से रात काटने के लिए एक कमरा पूछा। कमरा मिलने पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और जाकर सो गया। अगली सुबह जब जाने का वक्त हुआ तो मुझे ओनर से थोड़ी बातचीत करने का मौका मिला। लगता है धंधा इन दिनों काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्यों, है ना? मैंने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उन्होंने पूछा। पुल, आपने घाटी के पार एक दूसरा पुल बनाया है। मुझे लगा शायद टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। ओनर मुझे बिना अपनी आंख झपकाए गंभीरता से देखता रहा और बोला, तुमने दूसरा ब्रिज देखा? हाँ, पुराने वाले ब्रिज से लगभग आधा किलोमीटर दूर। आपने नहीं देखा? ओह, मैंने देखा है, पर असलियत में नहीं भी देखा है और ना ही तुम्हें वो दिखाई दिया है। उनकी तरफ घूरते हुए मैंने सोचा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आपका क्या मतलब? मैंने उनसे पूछा। वो ब्रिज असली नहीं है, वो बस एक भ्रम है, एक छलावा है। कई यात्रियों ने मुझसे उसके बारे में पूछा है, या कहूँ सिर्फ वही पूछ पाए जिन्होंने असली ब्रिज को पार किया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बेशक तुमने सुना ही होगा, लोग इस जगह आकर घाटी से कूदकर मर जाते हैं। सिर्फ इसी टाउन के लोग जानते हैं कि वे जानबूझकर जंप नहीं करते, बल्कि उनका पैर गलती से उस नकली ब्रिज पर पड़ जाता है और ऐसा होते ही उनका शरीर सीधा पहाड़ के नीचे जा गिरता है। यही वजह है कि सभी लाशें हर बार एक ही जगह पर पड़ी मिलती हैं। हमने लोगों को दूसरे ब्रिज के बारे में आगाह करने के लिए साइन बोर्ड्स भी लगाए थे, मगर हर बार वे सब के सब रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। अंत में हमने ऐसा करना छोड़ दिया
और ब्रिज के दोनों छोर पर मंदिर बनवा दिए ताकि कम से कम कुछ लोगों की ही जान बचाई जा सके। ये सब सुनते ही मैं सफ़ेद पड़ गया। मैंने ठहरने के पैसे दिए और बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से निकल गया। पर मैं ओनर का धन्यवाद भी करना चाहता था। आखिरकार उन्हें धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कई कारण थे। मैं घबराते हुए टाउन से निकला और सुनिश्चित किया कि मैं सही पुल को ही पार करूं। वो रात मेरी उस टाउन में आखिरी रात थी। मैं दोबारा कभी वहां वापस लौट कर नहीं गया। अगर आप भी कभी ओइता प्रीफेक्चर आते हैं और खुद को घाटी के पास बने किसी पुल के पास खड़ा पाते हैं तो उसे पार करने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा। टाउन में जाने के लिए बाईं तरफ बने ब्रिज का इस्तेमाल करें और लौटते वक्त दाहिने वाले का। और हाँ, ध्यान रहे कि उसके छोर पर मंदिर ज़रूर बना हो।